स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और रोज की तरह आज हम हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अलग अलग रीजन्स के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी है और इन रीजन्स में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूरोपियन रीजन, हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर कर चुके हैं, पिछली बार इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने देखी है, नदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिकन रीजन, अलग अलग जगह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा यूरेशियन बॉडी, क्योंकि हम लोग वी आर नियरिंग द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली एंड करेंगे बाय टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट, इंडिया स्पेसिफिक बॉडीज। लेकिन आज हम लोग यूरेशियन बॉडीज यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूरेशियन, यूरोप एशियन रीजन, जो रशिया हो गया, सेंट्रल एशियन रीजन हो गया, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी। यहाँ पे हम लोग कुछ साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं और आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ इंडिया स्पेसिफिक बॉडीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी आवर एजेंडा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट यूरेशियन बॉडीज। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट दिस इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच 5 लाइव होने वाला है जल्दी ही। यू डू नो दैट कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 14 सितंबर से, 14 सितंबर से क्लासेस शुरू होगी। वहां पे मैं भी आपको पढ़ाऊंगा और आपको ये ध्यान रखना है कि ये आखिरी बैच होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच जहां पे 6 PM पे आपकी क्लासेस चलेंगी। आप जानते हैं कि ये जो फाउंडेशन बैच है हमारा, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, 1-to-1 मेंटरशिप इंक्लूडेड है, ग्रुप मेंटरशिप इंक्लूडेड है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ओनली फॉर द प्राइस ऑफ 18,999, राइट, 18,999 रुपए मिलेगी। कंपनी का प्राइस ज्यादा है, लेकिन जब भी आप चेकआउट करो तो वो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, RAHULLIVE। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा केवल 18,999 में। इतने में तो यार यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आती है केवल, बट आपको इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी और उन लाइव क्लासेस का आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। केवल ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पढ़ा दी जाएंगी, नो, पढ़ाना तो है ही है, लेकिन पढ़ाने के अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेक यू यूज दैट नॉलेज, कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने नॉलेज गैदर की है, जो आपने डेटाबेस बनाए हैं, उसका इस्तेमाल करके प्रीलिम्स के लिए कैसे यूज करें, मेंस के लिए कैसे इस्तेमाल करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, इन सभी चीजों के ऊपर फोकस जरूर है। पिछले 2 महीने से कई सारी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनका एक्सपीरियंस जान सकते हो, उनके टेस्टिमोनियल्स है, यू कैन सी हाउ दे हैव इंप्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। जिन्होंने कभी आंसर नहीं लिखा था, ऑफ कोर्स डे 1 पे यार वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ही अच्छा आंसर लिखे, लेकिन पिछले 1-2 महीने में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो, राइट। सो एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की। सबसे पहली बॉडी है CIS। CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। देखिए, आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर का दौर था 1945 के बाद, जब दूसरा महायुद्ध बंद हुआ, उसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक पूरे विश्व में एक बंटवारा हुआ था। पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था। एक तरफ था यूएसए का ब्लॉक, दूसरी तरफ था USSR का ब्लॉक, यानी कि यूएसए वर्सेस USSR। वी ऑल नो दिस हिस्ट्री। लेकिन आप जानते हैं कि 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हुआ और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मिखाइल गोर्बाचेव को। गोर्बाचेव एक्सपायर्ड वेरी रिसेंटली। आई होप दैट यू हैव हर्ड द न्यूज। द फॉर्मर USSR प्रेसिडेंट और द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन USSR, ही एक्सपायर्ड वेरी रिसेंटली। तो USSR डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में। जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो अलग अलग सोवियट्स थे उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर दी। जैसे यूक्रेन ने अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर दी, बेलारूस ने अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर दी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अलग अलग सैटेलाइट स्टेट्स जो थे, जुड़े हुए सोवियट्स थे, तो वो अपने अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। लेकिन इस
डिसइंटीग्रेशन के बाद भी कहीं ना कहीं एक कनेक्ट हो, इसीलिए एक बॉडी बनी, समथिंग कॉल्ड एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। 1991 में बनी, यूएसएसआर के जो टुकड़े हुए थे उन टुकड़ों को साथ में रखने के लिए कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आया, और इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया कि दिस विल बी अ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री कनेक्ट बॉडी। यहाँ पे कल्चरल कनेक्ट तो होगा ही होगा, रशियन कनेक्ट था पहले, सोवियत का कनेक्ट था, तो उसको बरकरार रखने के लिए 1991 में CIS को बनाया गया। पहले शुरुआती दौर में 3 देश थे, आपको ध्यान रखना है, बेलारूस, रशिया और यूक्रेन। Very important, Ukraine. Ukraine was one of the founder members of CIS, Commonwealth of Independent States. Do remember this, Ukraine. अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। इस तरफ आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उस पिक्चर में कौन कौन से मेंबर्स है यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगेन, यूक्रेन का आप यहाँ पे पिक्चर जरूर देख सकते हो। यूक्रेन के अलावा यू कैन ऑल्सो सी तुर्कमेनिस्तान। तो इन दोनों को मैंने राउंड क्यों किया है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इसके अलावा जो भी मेंबर्स है, अभी फिलहाल ये मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। जैसे आपको पता है कि जैसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, विल डिस्कस दैट द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, उसमें इंडिया भाग है, 50 से भी ज्यादा कंट्रीज है, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। वैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो भी सक्सेसर स्टेट्स निकले उनका एक कॉमनवेल्थ बना। अब शुरुआती दौर में यूक्रेन भी भाग था, लेकिन आज वो भाग नहीं है। प्लीज रिमेंबर, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ Commonwealth of Independent States, and तुर्कमेनिस्तान, प्लीज रिमेंबर, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ फुल टाइम मेंबर। मैं यहाँ पे एक एक्स कर दूंगा ताकि आपको पता चले, इट इज नॉट अ फुल टाइम मेंबर, इट इज एन एसोसिएट स्टेट विद द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। प्लीज रिमेंबर दिस। सिंपल MCQ यहाँ पे बन सकते हैं, जहां पे आपको बताया जाएगा या फिर स्टेटमेंट में रहेगा यूक्रेन भी मेंबर है, या फिर CIS के बारे में पूछा जाएगा। कुछ आपको कंट्रीज की लिस्ट दी जाएगी, 1 2 3 4 5, जहां पे आपको देशों के नाम दिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एलिमिनेट कीजिएगा यूक्रेन एंड तुर्कमेनिस्तान। यूक्रेन वॉज अ मेंबर, लेकिन 2018 के बाद फॉर्मली उन्होंने सभी संबंध तोड़ दिए हैं। इससे पहले से ही धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहा था। जब से 2014 में रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन में, क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था, तब से ही यूक्रेन धीरे धीरे दूर हो रहा था, राइट। लेकिन 2018 में फॉर्मली उन्होंने अपना डिवोर्स कर लिया है विद द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसका मतलब है कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स रशिया इज अ मेंबर, फाउंडर मेंबर, बेलारूस इज अ फाउंडर मेंबर। इसके अलावा यूक्रेन हट चुका है। आर्मीनिया, अजरबैजान, जो 2 देश लड़ रहे थे, दोनों यहाँ पे भाग गए, आर्मीनिया, अजरबैजान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस मोल्डोवा के ऊपर ध्यान रखिएगा। मोल्डोवा इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज, समटाइम्स यू डू फॉरगेट अबाउट मोल्डोवा, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। इसके अलावा जो ये बॉडी है CIS, इन्होंने अपना फ्री ट्रेड एरिया भी बना रखा है। फ्री ट्रेड एरिया यानी कि आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज हो, पीपल हो, आसानी से मूव हो सकते हैं। 9 मेंबर है, उसमें से केवल 8 मेंबर ने इस फ्री ट्रेड एरिया को एक्सीड किया हुआ है। अजरबैजान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द CIS फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया CIS है क्या। प्लीज रिमेंबर, USSR जो था, USSR इट डिसइंटीग्रेटेड, राइट, डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसके अलग अलग स्टेट्स बने, सैटेलाइट स्टेट्स बने थे। इन स्टेट्स को कहीं ना कहीं अटैच रखने के लिए मैं कहूंगा रशिया एट द सेंटर। रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सक्सेसर स्टेट्स। इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों को साथ में कनेक्ट रखने के लिए CIS बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इस CIS से ही, या फिर CIS से जुड़े हुए ही, मैं कहूंगा CIS से ओरिजिनेट हुए 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज, 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट। वन इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, EEU. Another one is CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO. और तीसरा है यूनियन स्टेट। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। I'm quite sure कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, you must have heard about EU, you must have also heard about CSTO, but you are thinking यूनियन स्टेट है क्या। तीनों जानेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले जानते हैं EU के बारे में। अब नाम से ही पता चल रहा है EEU है क्या। अगर आप इसका मैप देखोगे, यहाँ पे मैप नहीं है, जहां पे अगर इफ दिस इज रशिया, इमेजिन दिस इज रशिया, ठीक है, ये रशिया है, इस तरफ आपको मिलेगा मॉस्को,
इसीलिए रशिया अब खुद को यूरेशियन कंट्री समझता है, यूरोपियन कंट्री एज वेल एज एशियन कंट्री। अब आप इस तरफ जाओगे तो आपको यूरोपियन यूनियन मिलेगा, राइट। तो यूरोपियन यूनियन का सक्सेस हम लोगों ने देखा है। 1993 में ईयू बना, 1999 में मॉनेटरी यूनियन बनाया, यूरोजोन उन्होंने बनाया, कॉमन करेंसी लाई, कॉमन मार्केट है, कॉमन वीजा है, शेंजन वीजा आपके पास रहेगा तो आप एक देश से दूसरे देश इजीली मूवमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। तो इसी के लिए रशिया लेड ईईयू की भी शुरुआत हो चुकी है। ईईयू, रिमेंबर, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब नाम से ही पता चल रहा है इनका उद्देश्य क्या है कि ये एक इकोनॉमिक यूनियन बनाना चाहते हैं। अब फॉर्मली इसकी शुरुआत हुई 2015 में, जरूर 2015 में, लेकिन इसकी नींव रखी गई थी पहले से ही, क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया ऑलरेडी बन चुका था। CIS के 8 मेंबर्स इसमें ऑलरेडी शामिल थे। आप देख सकते हो कि ये जो फ्री ट्रेड एरिया है, इस फ्री ट्रेड एरिया के ही लोग हैं इसमें। फ्री ट्रेड एरिया में यूक्रेन अब नहीं है, प्लीज इसको कट कर देता हूं। मोल्डोवा है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, राइट। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में आपको मिलेंगे 5 कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज हैं इसके भाग। शुरुआती दौर में 2015 में रशिया, कजाकिस्तान और बेलारूस ने मिलकर किया। उसके बाद लेटर ऑन 2 अदर कंट्रीज ज्वाइंड, दैट इज किर्गिस्तान एंड आर्मीनिया। और मैं आपको ये बता रहा था कि ऑल्दो फॉर्मली ईईयू की ट्रीटी 2015 में साइन हुई, लेकिन पहले से ही शुरुआती दौर से ही फ्री ट्रेड एरिया ऑलरेडी बना हुआ था। इनफैक्ट यहां पे आपको यूरेशियन कस्टम्स यूनियन भी बना हुआ था पहले से ही। देयर वाज ऑलरेडी अ कस्टम्स यूनियन बिफोर, और अभी ये ईईयू बन चुका है। अब ईयू का उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इट वांट्स टू क्रिएट कॉमन पॉलिसीज, गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से मूव हो, पीपल आसानी से मूव हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एनर्जी के प्रति इनका क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन है, फॉरेन अफेयर्स के प्रति कोलैबोरेशन चलता है, कंपटीशन को रेगुलेट करे, एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन ले आए, तो बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा ईईयू हैज बीन डिजाइन्ड एज अ काउंटर पार्ट टू द यूरोपियन यूनियन। अब आप देख रहे हो कि जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे, धीरे धीरे उन लोगों ने एक्सीड किया यूरोपियन यूनियन को। अब ये ना हो, या फिर जो भी देश अभी बचे हुए हैं ये उस तरफ ना जाए, उनकी अट्रैक्टिवनेस रहे रशिया की तरफ, इसलिए ईईयू को रशिया लीड जरूर कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा इनका उद्देश्य ये है कि एक सिंगल मार्केट बनाए, और कहीं ना कहीं इन्होंने बना भी दिया है। एक सिंगल मार्केट बना है ऑलमोस्ट 18 करोड़ लोगों का, $5 ट्रिलियन वो जीडीपी ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़ा शेयर है जरूर ऑफ वन कंट्री, दैट इज रशिया। सबसे बड़ा इनका ही शेयर है। इसके अलावा रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि हमारा उद्देश्य ये है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में और भी ज्यादा देश शामिल हो सकते हैं। वी आर वेरी मच ओपन टू अदर स्टेट्स, यानी कि उनका उद्देश्य ये है कि जो भी पुराने पोस्ट सोवियत स्टेट्स थे, यानी कि यूएसएसआर के जो भी भाग थे, ऑल आर इनवाइटेड एक्सेप्ट फॉर द बाल्टिक ईयू मेंबर्स, जिन्होंने ईयू ज्वाइन किया है, जो बाल्टिक कंट्रीज थे, एक्सेप्ट फॉर देम, सभी को मैं जोड़ना चाहता हूं, इन्होंने ये कह दिया, राइट। तो ये एक बॉडी बनी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से ईईयू। इसके अलावा एक और बॉडी निकली, उसका नाम था CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये स्लाइड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। मैंने आपको बताया कोल्ड वॉर का एरा था, कोल्ड वॉर में वर्ल्ड डिवाइडेड था, एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनकी लीडरशिप के अंडर एक ग्रुप था, दूसरी तरफ था यूएसएसआर। अब उस समय पे आप जानते हो कि गुटबाजी शुरू हो गई, कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई। एक तरफ आया नेटो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी तरफ आया वॉर्सो पैक्ट। अब वॉर्सो पैक्ट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट 1991 के बाद वॉर्सो पैक्ट डिसॉल्व हो गया। अब वॉर्सो पैक्ट का कोई सक्सेसर है क्या, उसी का कहीं ना कहीं आंसर हमें मिलेगा इन दिस CSTO। ये CSTO है क्या? जो भी पहले वॉर्सो पैक्ट के भागीदार थे, यानी जो भी हमारे पार्टनर्स थे, उन्हीं में से कुछ कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। नाउ दिस इज ऑल्सो, प्लीज रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो अ कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वन फॉर ऑल फॉर वन। मतलब एक अगर किसी को मारेगा तो हम सब मिलके तुम्हें मारेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था नेटो का भी वही कॉन्सेप्ट है, गुटबाजी है, गैंग है, एक गैंग, अगर लड़ाई हो जाएगी तो सभी लोग मिलकर पीटेंगे, कुछ इस तरह का गैंग, ठीक है। यही है CSTO का लोगो है ये, नेटो का लोगो मैंने आपको दिखा दिया था। अब CSTO क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुई
तो वॉर्सो तो डिसॉल्व हो गया, वॉर्सो पैक्ट तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन CSTO जरूर आया। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो भी मेंबर्स थे, इन मेंबर्स ने कहा कि हम कलेक्टिवली एक दूसरे की सिक्योरिटी करेंगे। 1994 में ये बॉडी आई। मेंबर्स मैंने आपको यहां पे दिखाए थे। द मेंबर्स इंक्लूड रशिया, बेलारूस, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। 6 मेंबर्स है इसके अभी फिलहाल यहाँ पे। आपको ये ध्यान देना है, जब ये बना था, ऑफ कोर्स 1994 में बना है, मतलब लड़ाई नहीं करेंगे कहना तो है ही। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, पावर कम हो चुका है। अगर पावर कम हुआ है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं वहां पे वी विल अब्सटेन फ्रॉम यूज ऑफ थ्रेट और अब्सटेन फ्रॉम यूज ऑफ फोर्स। ठीक है। और ये भी कहा गया कि जो भी CSTO का मेंबर रहेगा वो दूसरे अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, यानी कि प्लेन सिंपल नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। अब इससे कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ जाता है कि क्या CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इज इट अ सक्सेसर ऑफ वॉर्सो? अब देखिए, वॉर्सो डिसॉल्व होने के बाद बना तो सवाल तो उठने ही थे, राइट? इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हम लोग कह सकते हैं नॉट कंप्लीटली, क्योंकि देखिए वॉर्सो बहुत ही स्ट्रांग बॉडी थी। वॉर्सो के अंदर, वॉर्सो पैक्ट के अंदर अर्स्टवाइल यूएसएसआर और उनके सारे के सारे एलाइज थे, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे, दूसरे सभी स्टेट्स थे, तो वो काफी स्ट्रांग बॉडी थी। बट नॉनदलेस हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट एज पावरफुल एज वॉर्सो, बट स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सक्सेसर ऑफ वॉर्सो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वॉर्सो पैक्ट खत्म होने के बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आया। लेकिन 2001 के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुद को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया 6 मेंबर्स है। रिमेंबर, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। ताजिकिस्तान है यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 2001 के बाद जब से वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुआ है, तब से इनकी एम्बिशंस भी काफी ग्रो हो चुकी है। इन्होंने अपनी एक फोर्स भेजी थी। इन 2007 CSTO क्रिएटेड अ 3600 स्ट्रॉन्ग पीस कीपिंग फोर्स। अलग अलग मिशंस में ये लोग भेज चुके हैं। अफगानिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशंस में ये लोग भेज चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने हाल ही में इन्वोक किया था अपना आर्टिकल 4, जो नेटो के काफी सिमिलर है। नेटो का जो आर्टिकल 5 है, जहां पे अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर वायलेंस करेगा या फिर लड़ाई होगी तो सभी मिलकर हम लोग कलेक्टिवली सिक्योर करेंगे। उन्होंने भी इसको इन्वोक किया था। आप जानते हैं कि इसको इन्वोक करते ही अगले महीने में रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को। अभी भी लड़ाई चल ही रही है। तो तब से लेकर दे हैव बिकम क्वाइट अग्रेसिव। एज आई टोल्ड यू टुडे देयर आर 6 मेंबर्स, दीज आर द 6 मेंबर्स। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है हमारे लिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। आज तो 6 मेंबर है, लेकिन किसी न किसी समय पे दूसरे कंट्री ने ज्वाइन किया है और उससे वहां पे विड्रॉ भी किया है। जैसे कि अजरबैजान ने ज्वाइन किया था 1994 में, इट विड्रू इन 1999। जॉर्जिया ने ज्वाइन किया था 1994 में, अगेन दे आल्सो विड्रू इन 1999। उज्बेकिस्तान फर्स्ट ज्वाइंड इन 1994, फिर उन्होंने विड्रॉ किया 94 में ज्वाइन किया, 99 में विड्रॉ किया, फिर से ज्वाइन किया 2006 में, फिर से विड्रॉ किया 2012 में। ठीक है। तो कई सारी कंट्रीज आई, कई सारी कंट्रीज गई, अभी भी ये 6 कंट्रीज साथ में हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान का यहाँ पे ऑब्जर्वर का स्टेटस है इन द CSTO। सर्बिया भी ऑब्जर्वर है यहाँ पे। सर्बिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वहां से 3 बॉडीज निकली। एक है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, दूसरा है CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है यूनियन स्टेट। ये बहुत ही दिलचस्प है। यूनियन स्टेट है क्या? अब यूनियन स्टेट प्लेन एंड सिंपल एक ही वर्ड में अगर आपको बताऊं, यूनियन स्टेट मतलब 2 देश, रशिया और बेलारूस। द यूनियन स्टेट ऑफ रशिया एंड बेलारूस। ठीक है। अभी भी रशिया और बेलारूस दोनों मिलकर ही लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं यूक्रेन में। तो आपको ध्यान रखना है, यूनियन स्टेट इज बेसिकली अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया एंड बेलारूस। ठीक है। अब उद्देश्य ये था कि दोनों स्टेट के रिलेशंस को डीपन करेंगे। जैसे एक हिस्ट्री जरूर है डिसइंटीग्रेशन की, तो बेलारूस के साथ काफी अच्छा कनेक्ट रहा है इनका। दोनों देशों को मिलकर यूनियन स्टेट कहा जाता है। इनफैक्ट आपको ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि यूनियन स्टेट में केवल 2 ही कंट्रीज हो, रशिया और बेलारूस। इनवाइट किया जा सकता है, या फिर दूसरे जो भी मेंबर्स हैं जो सोवियत से इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्दो इनका पहला जो सपना था वो था एक फेडरेशन बनाने का, राइट, एक
क्लोज फेडरेशन बनाने का, लेकिन अभी भी इन दोनों की इंडिपेंडेंस बरकरार है, राइट। 1997 में यूनियन स्टेट बना, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो ओपन टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर यूनियन स्टेट। और अभी फिलहाल यूनियन स्टेट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करेंगे, फॉरेन पॉलिसी सिमिलर रखेंगे। अब ऑल्दो यूनियन स्टेट है, मैं कहूंगा इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इट इज रशिया लेड स्टेट, यानी कि बेलारूस के ऊपर रशिया का कंट्रोल है। बेलारूस में भी यू हैव अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रेंजली जब से बॉडी बनी है, आई थिंक 1997 में बनी, 2000 से ही यूनियन स्टेट की जब भी कोई मीटिंग होती है, यूनियन स्टेट की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है उसकी प्रेसिडेंटशिप होती है अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पास ही इज द अथॉरिटेरियन लीडर ऑफ बेलारूस एंड ही ओनली इज द प्रेसिडेंट इवन टिल नाउ ऑफ द यूनियन स्टेट एक्टिविटीज। ठीक है, तो 3 बॉडीज यहां से निकली, एक EU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, CSTO एंड यूनियन स्टेट। सो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशियन बॉडी आसियान। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आसियान के बारे में कई बार आपने खबरें सुनी होगी, इंडिया आसियान के भी काफी अच्छे रिलेशंस चलते हैं। आसियान है क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक्रोनिम इज ASEAN, आसियान। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है आसियान तो फॉर्मली बना 1967 में, फ्रॉम नॉट रॉन्ग 1967 में बना। ठीक है, अब उससे पहले उनका प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन था ASA, नॉट आसियान बट ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया करके एक बॉडी बनी थी 1961 में, जहां पे केवल 3 मेंबर्स थे। फिलीपींस था, थाईलैंड था और मलाया मीन्स मलेशिया। तो 1961 में पहले यह बॉडी बनी थी, बट धीरे धीरे ASA अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू आसियान। और आप जानते हैं कि आसियान क्या है? आज फिलहाल आसियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। अगर हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, रीजनल इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स हमारे सामने मिलते हैं। सबसे सक्सेसफुल ऑफ कोर्स इट इज यूरोपियन यूनियन, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग किसी एरिया को बताएं जो काफी अच्छे से इंटीग्रेट हुआ है, तो वो मैं कह सकता हूं कि आसियान हुआ है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक या फिर एशिया पैसिफिक पहले कहते हैं, अभी इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे 10 रीजनल कंट्रीज साथ में आई है एज अ पॉलिटिकल यूनियन, एज अ इकोनॉमिक यूनियन, एज अ कल्चरल यूनियन, मिलिट्री यूनियन, एजुकेशन यूनियन, सारी चीजें यहाँ पे होती है, राइट। इनका खुद का चार्टर भी है, थोड़ी देर बाद मैं आपको चार्टर बताऊंगा। तो 10 कंट्रीज यहाँ पे मेंबर्स हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और एज अ एरिया कंप्लीट मिल के बढ़े, इसके प्रति वो लोग काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स आता है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका प्रीकर्सर है ASA जो बना था 1961 में, लेकिन 1967 में इवेंचुअली आसियान बना और शुरुआत में आसियान में केवल 5 कंट्रीज थे। सो अगर आप इसकी मूवमेंट देखो तो पहले इसमें 3 कंट्रीज थे ASA, वहां से 5 हुए, फिर इवेंचुअली यहां से आपको 10 कंट्रीज आज मिलेंगी इन आसियान। वो 5 कंट्रीज कौन सी थी आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन लोगों ने साइन किया आसियान का पैक्ट, और इसमें से जो 3 कंट्रीज थी, मलाया मैंने आपको बताया, फिलीपींस आपको बताया, थाईलैंड आपको बताया, ये तीनों ऑलरेडी मेंबर्स थे ASA के। तो ASA से आसियान बना। तो शुरुआती में इट वाज आसियान 5, 1967 में ये बॉडी बनी। अब देखिए, ये कहा जाता है कि आसियान की जो शुरुआत हुई 1967 में, उसका एक कनेक्ट जरूर है कम्युनिज्म के साथ। अगर आप उस समय की बात करें 1967 की, मैंने आपको रिपीटेडली बताया है दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था? गुटबाजी हुई, एक तरफ USA, दूसरी तरफ USSR की फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह से थी कि वो कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे, और कम्युनिज्म धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था। पहले रशिया में आया, यानी कि USSR में आया, उसके बाद चाइना में भी आया था, क्यूबा हो गया, निकारागुआ हो गया। साउथ ईस्ट एशियन साइड में एक पर्टिकुलर कंट्री थी, मैं कहूंगा वियतनाम, जहां पे कम्युनिज्म धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था। और उस समय पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी आई थी, उनको एक डर लग गया था कि डोमिनो इफेक्ट होगा, कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो बाकी सारी कंट्रीज कम्युनिस्ट बन सकती है बिकॉज ऑफ द डोमिनो इफेक्ट, कि दूसरी कंट्रीज भी शायद हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक स्टेटेड मैंडेट लाया कि हम कम्युनिज्म को रोकेंगे, और उसी पॉलिसी के तहत ये कहा जाता है कि इन्होंने आसियान को बनाने के लिए काफी प्रमोट किया। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल रहा इन क्रिएशन ऑफ आसियान
to control or to stop communism from spreading into this particular area, right? That is just the history of ASEAN. इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन मेंबर से मैंने आपको बताया 10 मेंबर है। शुरुआती 5 मेंबर जिन्होंने 1967 में ज्वाइन किया, थाईलैंड फाउंडर मेंबर, फिलीपींस इज अ फाउंडर मेंबर, मलेशिया इज अ फाउंडर मेंबर, इंडोनेशिया इज अ फाउंडर मेंबर एंड सिंगापुर इज ऑल्सो फाउंडर मेंबर। 5 फाउंडर मेंबर्स हुए शुरुआती दौर में। इसके बाद धीरे धीरे लोग इसको ज्वाइन करते गए, धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते गए। कौन? ब्रुनई ने ज्वाइन किया, ब्रुनई दारुस्सलाम 1984 में ज्वाइन किया। वियतनाम ने ज्वाइन किया, उसके बाद लाओस ने ज्वाइन किया, उसके बाद म्यांमार में ज्वाइन किया और फाइनली ध्यान रखिएगा द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन वाज कैम्बोडिया। कभी कभार इस पे भी सवाल आ सकते हैं और कई बार इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था इसको मैं याद रखता था, एक एक्रोनिम बना दिया था मैंने, इट वाज बेसिकली MBBS, राइट? 3 टर्म्स आप याद रख सकते हो, PVT शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेट, LIC, राइट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें आपको बस ध्यान रखना ये जो एक बी है, दिस इज एक्चुअली बर्मा, या फिर इससे आसान वाला भी आप कुछ बना सकते हो, जैसे M फॉर मलेशिया, B फॉर बर्मा, B फॉर ब्रुनई दारुस्सलाम, S फॉर सिंगापुर, P फॉर फिलीपींस, V फॉर वियतनाम, T फॉर थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया। तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो या फिर आप अपना भी एक्रोनिम बना लीजिएगा, इट डज हेल्प समटाइम्स इन प्रीलिम्स, ठीक है? MCQ सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है अगर आप इसको ध्यान रखें, ठीक है? तो 10 यहाँ पे मेंबर्स हैं और जब इन्होंने बनाया आसियान, आई टोल्ड यू वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर यूरोपियन यूनियन, इनका चार्टर भी आया। चार्टर में इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर, शेयर्ड कमिटमेंट रहेगी पीस और सिक्योरिटी की। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ न्यूक्लियर फ्री जोन हियर, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट नहीं किया जाता है। अगर कोई इशू है मेंबर्स के बीच, पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी देखेंगे। ऑल्दो इस पर्टिकुलर क्लॉज में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा चाइना हैज बीन अ मेजर थ्रेट और चाइना हैज बीन अ मेजर इरिटेंट हियर। इसके अलावा इनकी कमिटमेंट बनी हुई है, रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस चार्टर को ये लोग प्रमोट करते हैं या फिर उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के बीच आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन हुआ, जैसे बुद्धिज्म हो गया, यहाँ पे आपको इस्लाम भी काफ़ी प्रोमिनेंटली मिल सकता है। तो रेस्पेक्ट ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजियस लैंग्वेजेस हैज आल्सो बीन सेंट्रल टू आसियान। मेन होगा आसियान सेंट्रलिटी, आसियान एज अ फोरम ये लोग नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, राइट? और इसके चलते काफ़ी सक्सेसफुल बॉडी भी रही है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट आसियान। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, बात करते हैं SCO के बारे में। इंटरेस्टिंग बॉडी SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। अब ये SCO है क्या? सबसे पहले एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ फ्यू कंट्रीज इन द यूरेशियन रीजन, ऑलराइट, इन द यूरेशियन, सेंट्रल एशियन रीजन, साउथ एशियन रीजन हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, इवन मिलिट्री डेवलपमेंट भी हो रही है, जिसके बारे में थोड़ी देर हम लोग जानेंगे, ठीक है? सो ये क्या है? एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रीजन में शांति लाना चाहता है। किस रीजन में? यूरेशियन रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशली SCO का जो मैंडेट है, जो रीजन है, वहां पे कई सालों से अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पीस लाए, इसलिए भी SCO का उद्देश्य, ये भी SCO का एक उद्देश्य था। SCO की शुरुआत 1996 में एज शंघाई 5 हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो उन्होंने अपनी मेंबरशिप बढ़ाई है। लेकिन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कब बना फॉर्मली? 2001 में SCO बना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगले साल सभी लोगों ने मिलकर साइन किया, इनका चार्टर भी बना। 2003 में SCO केम इनटू फोर्स, SCO इवेंचुअली बिकेम अ रियलिटी। आपको ध्यान रखना है SCO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रशियन और चाइनीज। चाइनीज में भी 2 लैंग्वेज आती है, मैंडरिन, कैंटोनीज, आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनकी, और इन दोनों कंट्रीज का ओहदा भी काफी ज्यादा है इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये SCO है क्या? दिस इज द मैप विच टेल्स यू हाउ मच एरिया इट कवर्स। ये वर्ल्ड का इतना एरिया SCO रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? बहुत ही बड़ा एरिया है। इसमें मेंबर्स कौन कौन है आपको ध्यान रखना है। देयर इज चाइना,
देयर इज कजाकिस्तान, देयर इज किर्गिस्तान, देयर इज रशिया, देयर इज ताजिकिस्तान, देयर इज उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, और हाल ही में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ईरान यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वर, बट नाउ ईरान हैज आल्सो बिकम अ फुल टाइम मेंबर। ठीक है, ऑलराइट। और इसको ध्यान में रखने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया था, इफ आई रिमेंबर इट राइट, मैंने इसको बनाया था, आई थिंक TRU, इट वाज TRUCKS, राइट, आई थिंक कुछ इस तरह का बनाया था, राइट, कुछ ये बन जाता है। बट लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, लेट मी थिंक अबाउट दिस एंड टेल यू। TRU ट्रक की तरह कुछ बन जाते हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान है, रशिया है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है, डबल के होता है ट्रक, जो होता है ट्रक, बेसिकली इट वाज ट्रक विद डबल के, TRUCK, बस आपको ध्यान रखना है 2 के बने हुए थे। इसके साथ धीरे से बाद में इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन हुआ है, अभी ईरान भी ज्वाइन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत ही बड़ा एरिया है जो 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑफकोर्स इंडिया एंड चाइना आर इन्वॉल्व नाउ 2017 के बाद। इसके अलावा 20% ऑफ ग्लोबल GDP, 22% ऑफ वर्ल्ड्स मास इट रिप्रेजेंट्स, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और कई बार ये कहा जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ काउंटर वेट टू नेटो। क्यों? नेटो आप जानते हो इट इज अ वेस्ट लेड बॉडी, वेस्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन SCO क्या है? SCO में 2 बहुत बड़े प्लेयर्स, एक है रशिया, एक है चाइना, ये दोनों एंटी वेस्ट है, तो इसीलिए काउंटर वेट टू नेटो भी इसको कहा जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SCO के बारे में, SCO के इतिहास के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया कि 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली आया, लेकिन उससे पहले शंघाई 5 कहलाता था। ये शंघाई 5, शंघाई 5 कौन थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, ये थे शंघाई 5। लेकिन 2001 में इसके अंदर उज्बेकिस्तान भी ज्वाइन हो गया, जैसे कि मैंने ट्रक, TRUC ट्रक एक्रोनिम, तो ये ज्वाइन हो गए। इन्होंने फाइनली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, 2003 में फोर्स में आया, 2002 में इन्होंने अपना चार्टर भी बनाया, एंड देन इवेंचुअली दिस बॉडी केम इनटू बीइंग। और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को इसमें इंडक्ट किया गया। इंडिया आल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इज आल्सो टुडे अ मेंबर। और आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली ईरान हैज आल्सो बीन मेड अ मेंबर, यानी कि जब भी समिट होगा SCO का, ईरान को मेंबरशिप कंप्लीटली एक्सीड की जाएगी। सभी लोगों ने वोट किया, यस ईरान शुड बी अ मेंबर, तो ईरान की मेंबरशिप ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा बेलारूस ने भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि हम मेंबर बनना चाहते हैं SCO का, तो शायद आगे चल के वी माइट ऑल्सो लुक एट बेलारूस, राइट। इसके अलावा SCO के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। सिंपल MCQ में आप यहाँ पे पिटफॉल में फंस सकते हो। नाम है शंघाई, राइट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई 5 एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स या फिर सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर में देखिए, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल है जो बेसिकली SCO का बजट हो, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डील करता है। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होती है जो SCO की डे टू डे एक्टिविटीज और SCO की फॉरेन पॉलिसी को ये दिशा देते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया, इट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे रैट्स है, RATS। तो कभी कभार सवाल ऐसे भी बन सकते हैं, रैट्स इज कनेक्टेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? रैट्स इज कनेक्टेड टू SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिनका उद्देश्य है 3 चीजों से लड़ना: कॉम्बैट टेररिज्म, कॉम्बैट सेपरेटिज्म, कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म। रैट्स का उद्देश्य है 3-fold, टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। प्लीज रिमेंबर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम शंघाई आता है लेकिन उसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में इन चाइना। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि अगर मैं एक स्टेटमेंट बना दूं, कंसिडर द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन बना दूं विद स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SCO। पहला ही स्टेटमेंट दिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसको टिक कर दो, यार लॉजिकल हो सकता है यार, यस कर दो, वो गलत हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट SCO। लेट्स मूव अहेड और एक इंटरेस्टिंग बॉडी के बारे में बात करते हैं, OTS स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, और जैसे
टर्की ने अपना नाम बदल दिया तुर्कीये। टर्की ने कहा कि अब आप हमें आज से बुलाइए तुर्कीये। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स भी हम इसको कह सकते हैं, OTS। फॉर्मरली इट वाज कॉल्ड एज तुर्किक काउंसिल और तुर्किक कोऑपरेशन काउंसिल। अब ये इनका लोगो है। ये बॉडी बेसिकली बनी है टू ब्रिंग टुगेदर पीपल हु स्पीक द टर्किश लैंग्वेज। तुर्किक लैंग्वेज कंट्रीज को साथ में लाने की बात करते हैं यहाँ पे। इसकी मेंबरशिप है 5 कंट्रीज की। प्लीज रिमेंबर, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की, रिमेंबर टर्की एंड देन उज्बेकिस्तान। अब इसमें प्रोमिनेंट कुछ लोग मिसिंग है जो आपको ध्यान देना है। वन इज तुर्कमेनिस्तान। रिमेंबर, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर। अब यहां पे एक और कंट्री में लिख देता हूं, ताजिकिस्तान। रिमेंबर, ताजिकिस्तान इज नॉट द मेंबर। ताजिक लोग यहां पे मिलते हैं ताजिकिस्तान में, राइट, नॉट टर्किश पीपल, ताजिक पीपल मिलते हैं। ताजिकिस्तान इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर। प्लीज रिमेंबर दिस, OTS। ठीक है, OTS। तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है। हंगरी ऑब्जर्वर है, साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान भी यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ऑलराइट, और इनका बेसिकली आइडिया ये है कि सारे टर्किश स्पीकिंग लैंग्वेजेस, टर्किश स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं उन्हें साथ में लाए और उनमें कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन ले आए। ये जो आइडिया थी, इस आइडिया को पहली बार दिया, इस आइडिया को काफी प्रमोट किया जो कजाक प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान नजरबायेव। 2006 में इन्होंने आइडिया दी। 2009 में अल्टीमेटली नक्शिवान में साइन किया गया और OTS को सेटअप किया गया। नक्शिवान आता है अजरबैजान में। प्लीज रिमेंबर दिस सिटी ऑल्सो, नक्शिवान, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, नक्शिवान इन अजरबैजान। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स। ऑलराइट, इसका हेडक्वार्टर्स आता है इन इस्तांबुल इन टर्की। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन। OTS की बात करते हैं। ECO के बारे में। अगेन आई एम क्वाइट श्योर कि कुछ बॉडीज चल रही है जहां पे आपने नहीं सुना होगा, ऐसा लग रहा हो कि नहीं सुना है, बट काफी इंपॉर्टेंट बॉडीज बनती है। OTS के बाद ECO। अब ECO में ध्यान रखना है, इंडिया नहीं है। प्लीज रिमेंबर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1985 में ये बॉडी बनाई गई। आप जानते हो कि दिस इज इंडिया, राइट। अब यहां पे आप जाओगे, दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में आपको मिलेगा ईरान। अब ईरान से आपको थोड़ा सा दूरी में मिलेगा टर्की। तो यहां पे पाकिस्तान ने, ईरान ने और टर्की ने मिलकर एक बॉडी बनाई, ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। काफी एम्बिशियस इनका टारगेट था। इन्होंने कहा कि हम एक EU की तरह बॉडी बनाने की कोशिश करेंगे, एक फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम्स यूनियन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रमोट करेंगे ट्रेड को, प्रमोट करेंगे इन्वेस्टमेंट को, सिंगल मार्केट बनाएंगे यहाँ पे। और इसका हेडक्वार्टर्स आता है आपको तेहरान में। शुरुआती दौर में केवल 3 कंट्रीज थी, ऑफ कोर्स इट वाज पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। वेरी स्ट्रेंज, ईरान बीइंग अ शिया कंट्री हियर इंक्लूडेड है यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा 1991 के बाद इन्होंने बहुत सारे दूसरे मेंबर्स को भी इंडक्ट कर लिया है, जैसे कि आज इसके अंदर अफगानिस्तान भी मेंबर है, अजरबैजान भी मेंबर है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। इसके अलावा यू हैव तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। प्लीज रिमेंबर, तो 1991 के बाद बहुत सारी कंट्रीज इसमें ज्वाइन हुई इन दी ECA। रिमेंबर दिस, ECA। ऑलराइट, राइट, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट साउथ एशियन रीजन। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सार्क। ठीक है, अब ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं आज इन दी एशियन रीजन, साउथ एशियन रीजन में, क्योंकि सार्क हैज बीन ऑन द बैक बर्नर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट मैं कहूंगा द एंटायर साउथ एशियन रीजन, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट एक्सपर्ट से पूछे, साउथ एशियन रीजन को कहा जाता है कि वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स है। सार्क की शुरुआत हुई थी 1985 में। अब स्ट्रेंजली यहां पे आपको ध्यान रखना है, सार्क का प्रमोशन शुरुआत में इंडिया ने नहीं किया था। क्लियर, सार्क का प्रमोशन शुरुआती दौर में इंडिया ने नहीं किया था ना। इट वाज अ बॉडी विच वॉज वेरी स्ट्रांगली प्रपोज बाय स्मॉलर कंट्रीज, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया। ये लोग काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एक रीजनल इंटीग्रेशन मॉडल लाते हैं। अब क्योंकि अलग अलग जगह पे बन रहा था, हमारे पास टेम्पलेट भी था, यूरोपियन यूनियन का टेम्पलेट है आपके पास, आसियान का टेम्पलेट बना हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे साउथ एशिया में कोशिश की गई कि सब लोग साथ में मिलकर एक रीजनल ब्लॉक बनाते हैं, और इवेंचुअली 1985 में बना भी। पहले शुरुआती दौर में 7 कंट्रीज थे यहाँ पे, आज यहाँ पे 8 कंट्रीज है। टुडे देयर आर 8 कंट्रीज। कौन है इसमें? इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। रिमेंबर मालदीव्स,
कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे म्यांमार के साथ मालदीव है, इसके अलावा अफगानिस्तान है। पहले 7 मेंबर्स थे, अफगानिस्तान को 2007 में यहाँ पे इंडक्ट किया गया। ऑलराइट, अब कई बार ऐसा होता है कि आपको इन कंट्रीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने अपना एक छोटा सा एक्रोनिम बना रखा था। इसको ध्यान रखने के लिए यू कैन जस्ट go here with the MBBS itself, MBBS, और SAARC has been a very painful body, तो पेन भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो 8 कंट्रीज आपको याद हो जाएंगे। M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। MBBS स्पेन से आप इन 8 कंट्रीज को ध्यान रख सकते हो। सबसे लेट एंट्रेंट है अफगानिस्तान, 2007 में आया था। सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन मैंने आपको बताया। सवाल है क्यों, वाई ये इतना लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन क्यों है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सार्क। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सार्क, ठीक है। एंड पार्डन माय ड्राइंग, नाउ दिस इज अगेन इंडिया। यार इतना बड़ा सा है हमारी कंट्री इंडिया, और इसके अगल बगल वाली कंट्रीज आप देखोगे, यहाँ पे आपको छोटा सा पाकिस्तान मिलेगा, छोटा सा बांग्लादेश मिलेगा, छोटा सा नेपाल, छोटा सा भूटान, वेरी स्मॉल श्रीलंका, वेरी स्मॉल मालदीव, समवेयर हियर। दैट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सबसे पहले इंडिया को डर था, कि छोटी छोटी कंट्रीज मिलके हमारे ऊपर गैंगअप करेंगे, इसीलिए इंडिया उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। लेकिन जब इंडिया एक्साइटेड हुआ तो दूसरी कंट्रीज में डर लगने लगा कि भैया इंडिया का इतना बड़ा होता है, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो हमें ना कुचल दे या फिर हम पे फोर्सफुल चीजें ना थोप दे। अगर FTA में वगैरह कुछ आ गई तो फोर्सफुल चीजें ना थोप दे, ये मेन साइकी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। सो व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस सार्क इज दैट, पहला है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, और यहाँ पे सार्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपनी जो वर्किंग है उसमें यूनानिमिटी का क्लॉज लाया। मतलब जो भी डिसीजन होगा सभी लोग मिलकर करेंगे, वीटो होगा सबके पास। तो इंडिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रहा है, हमेशा वीटो करता रहा है चीज़ों को बायलैटरल इश्यूज को साउथ एशियन फोरम पे लेकर आते हैं, तो इसकी वजह से वर्किंग नहीं हुई है। इसके अलावा कई बॉर्डर इश्यूज अनरिजॉल्व है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश इंडिया की एनक्लेव्स का इशू था, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात हो गई। इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट मैंने आपको बताया, बिग ब्रदर सिंड्रोम, इंडिया को बहुत बड़ा माना जाता है। बिग ब्रदर सिंड्रोम होता है कि इंडिया बिग ब्रदरली एटीट्यूड ना दिखा दे, कि हमें FTA के अंदर हमसे फायदे नहीं उठा ले, हमें वापस हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कुछ इस तरह की साइकी जरूर है। इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक रीजन्स रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका में कई बार सरकारें बदली हैं, पाकिस्तान में तो बात ही मत कीजिएगा, मिलिट्री रूल, फिर मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम, राइट। श्रीलंका हो गया, नेपाल हम लोग बात कर सकते हैं, बांग्लादेश की भी बात कर सकते हैं मिलिट्री रूल के बारे में। सो अनस्टेबल गवर्नमेंट्स रही है। इसके अलावा एक चाइना फैक्टर भी रहा है, टेररिज्म और चाइना फैक्टर काफी प्रॉब्लमेटिक रहा है, जिसकी वजह से सार्क पुश नहीं हुआ है। और फाइनली इंडिया थोड़ा सा वैसिलेट जरूर किया है। अगर हम लोग सार्क की बात करें, शुरुआती दौर में इंडिया काफी एप्रीहेंसिव था। इंडिया को डर लग रहा था कि छोटे छोटे देश हमारे खिलाफ ना गैंगअप कर ले। लेकिन 1994 के बाद, स्पेशली लुक ईस्ट पॉलिसी आने के बाद, उसके बाद गुजराल डॉक्ट्रिन जब से आई है हमारी, गुजराल डॉक्ट्रिन में हम लोगों ने ये कहा कि हम हमारे पड़ोसी देशों से कोई रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हमारी तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें करेंगे, उनसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन गुजराल डॉक्ट्रिन के चलते हम लोग लीडरशिप के लिए अभी ओके थे, लेकिन दूसरे देशों की तरफ प्रॉब्लम आने लगी, और फाइनली सार्क ऐसा लग रहा था कि कहीं पे पुश होगा। टेररिज्म का इशू तो आ गया, हम जानते हैं कि मुंबई टेरर अटैक हुए, उरी, पठानकोट, राइट, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, पुलवामा। उसके बाद माइनस पाकिस्तान अप्रोच हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा हम लोग बात नहीं कर सकते, तो इसीलिए सार्क को हम लोगों ने बैकबर्नर पर डाल रखा है। इनफैक्ट सार्क की समिट की अगर आप बात करोगे तो आपको याद होगा सार्क की समिट होने वाली थी इस्लामाबाद में 2016 में। अब इसी समय पे उरी अटैक हुआ था और इंडिया ने मना कर दिया था समिट को, समिट कैंसिल हो गई, और अभी भी ये समिट कैंसिल ही है, रिसेंट टाइम्स तक अभी भी ये कैंसिल ही है। इसीलिए सार्क ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब जब सार्क प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो एक और बॉडी थी हमारी, बिम्स्टेक। हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसे प्रमोट करने की अभी एक मुहिम ले ली है, बिम्स्टेक। देखिए, सार्क बना था 1985 में,
राइट। हम लोगों ने देखा कि यार ये कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इंडिया ने एक और बॉडी की तरफ मूवमेंट की, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं था, 1997 में बॉडी बनी, लेकिन मैं कहूंगा बिम्स्टेक के ऊपर इंपॉर्टेंस 2016 के बाद काफी बड़ा हुआ है। ये बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इस मैप में आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो बॉडी है, इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक डिवाइडिंग लाइन यहां पे बना दूंगा तो दिस इज, आई वुड से, मेनलैंड इंडिया, करेक्ट। Now this is the northeastern region, of course India, लेकिन we need to acknowledge somehow there is some sort of a gap between mainland India and northeastern region। अब ये नहीं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न अलग है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल नंबर्स अगर हम लोग देखें, इंडिकेटर्स देखें, तो आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। अब इस चीज को अगर हम लोग सेंटर करें, इस चीज को अगर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ दिस, लुक एट दिस साइड एंड लुक एट दिस साइड। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं तो बिम्स्टेक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसको हम लोग रियलाइज कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं 2016 से इस पर फोकस भी काफी ज्यादा आ चुका है। तो बिम्स्टेक 1997 में बनाया गया था फॉर डिफरेंट सेक्टोरल कोऑपरेशन। अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, स्पेशली कनेक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ चीज हो या फिर कोई और भी चीज हो, इससे हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। और इंडिया अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ढाका में इसका सेक्रेटरीट है, इसके मेंबर्स हैं ये, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान, बांग्लादेश, और इस तरफ से म्यांमार एंड थाईलैंड आर द टू इंपॉर्टेंट बॉडीज। बिम्स्टेक को कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि इट इज अ गेटवे, क्योंकि बिम्स्टेक इज लाइक अ गेटवे, यहां से हम लोग आसियान की तरफ मूव कर सकते हैं। बिम्स्टेक को इस्तेमाल करते हुए, बिम्स्टेक को डेवलप करते हुए हम लोग आसियान की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, और आसियान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध और बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट बिम्स्टेक में 1997 से कई सारी चीजें मैंने आपको बताया, मल्टी सेक्टोरल है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कनेक्टिविटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। बिम्स्टेक का मोटर व्हीकल अग्रीमेंट आ चुका है, एक ट्रायलैटरल हाईवे की बात चल रही है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड की काफी एडवांस स्टेजेस में जा चुका है। KMMT प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी काफी एडवांस स्टेजेस में कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस है। ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करने की बात करते हैं, जस्ट लुक एट दिस इज द बे ऑफ बंगाल, और बहुत सारी कंट्रीज है बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड ही है, तो ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लाए गए हैं। बिम्स्टेक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने की बात की गई है, FTA की नेगोशिएशन अभी भी चल रही है, क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर एक कन्वेंशन आ चुका है, टेररिज्म को रोकने के लिए यहाँ पे एक कोऑपरेशन की बात की गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति यहाँ पे काफी सारी स्टेप्स ली गई है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, व्हाई एम आई टेलिंग दिस, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द नेम सजेस्ट, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, इसलिए मैं आपको बताया अलग अलग सेक्टर्स आई शोड यू, टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दीज वर द डिफरेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस। इसके ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी बिम्स्टेक से जुड़ी कोई खबर आए, डू कीप अ नोट ऑफ दैट, उसके ऊपर फोकस जरूर करना है, ठीक है, राइट। बिम्स्टेक के बाद एक और छोटी सी बॉडी है MGC, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग कह सकते हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बॉडी, एक प्लेटफॉर्म है। इसको बनाया गया था 2000 में, सन 2000 में MGC की स्थापना की गई एट द फर्स्ट MGC मीटिंग इन वियंतियान। वियंतियान आता है लाओस में, प्लीज ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी वियंतियान। अब यहां पे मेंबर्स कौन है, प्लीज फोकस हियर, इट कंप्राइज ऑफ 6 मेंबर्स, ओनली 1 मेंबर फ्रॉम साउथ एशियन रीजन, प्लीज अंडरस्टैंड, एक कंट्री है यहाँ पे साउथ एशियन रीजन से, देयर इज इंडिया है, इंडिया के अलावा 5 कंट्रीज है आसियान की, थाईलैंड है, म्यांमार है, कैम्बोडिया है, लाओस है और वियतनाम, राइट, जो हम लोग बेसिकली कहते हैं इन शॉर्ट द एक्रोनिम CLMV कंट्रीज, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, जो आसियान के अंदर लेसर डेवलप्ड कंट्रीज है। इसके अलावा थाईलैंड इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, ठीक है। अब नाम इसका क्यों है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, मेकोंग रिवर है, ये जो 5 कंट्रीज है उनमें मेकोंग और उसकी ट्रिब्यूटरीज मूव होती है, गंगा, वी डू नो अबाउट गंगा रिवर बेसिन, सो गंगा बेसिन और मेकोंग बेसिन के कंट्रीज को साथ में लाया गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं गंगा सिविलाइजेशन और मेकोंग सिविलाइजेशन की कंट्रीज को साथ में लाया गया है, जहां पे इनका फोकस है
4 पिलर्स के ऊपर, 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन के ऊपर। पहला एरिया ऑफ कोऑपरेशन है टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करना है। दूसरा है कल्चरल कोऑपरेशन लानी है। तीसरा है एजुकेशन, राइट, तो एजुकेशन को बढ़ाना है, एजुकेशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स लाने हैं दोनों कंट्रीज में। और ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो IMT थाईलैंड के बारे में, IMT हाईवे के बारे में फिर से बात कर सकता हूँ, IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, ठीक है। तो कई सारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे आ चुके हैं अंडर मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, MGC। तो रिमेंबर सार्क, बिम्स्टेक एंड MGC। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट अनदर बॉडी, वेरी इंटरेस्टिंग बॉडी। इनफैक्ट ये हमारी आज की लास्ट बॉडी, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है ACD, एशियन कोऑपरेशन डायलॉग। अब मैं ये कहूंगा कि दिस इज फॉर्मली नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन पर से, बट जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, अभी तक हम लोगों ने बात की आसियान के बारे में, पहले बात की हम लोगों ने GCC के बारे में बात की है, हम लोगों ने EU के बारे में बात की है, SCO के बारे में बात की है, सार्क के बारे में बात की है, करेक्ट। यानी कि जो भी एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, जो भी एशियन ऑर्गेनाइजेशन बने हुए उन सब को साथ में लाकर उन सब के बीच कोलैबोरेशन लाने के लिए एक डायलॉग बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड एज एशियन कोऑपरेशन डायलॉग। ऑलराइट, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन कोऑपरेशन डायलॉग, ये इनका लोगो है, ठीक है। इनफैक्ट जब शुरुआत हुई थी एशियन कोऑपरेशन डायलॉग की तो केवल 18 मेंबर्स थे यहाँ पे, लेकिन अभी 35 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ एशिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कोऑपरेशन डायलॉग। इसका सेक्रेटेरिएट आता है कुवैत में और इस बॉडी को बनाया गया था इस सदी की शुरुआत में ही, 2002 में ये बनाया गया था, बेसिकली टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द एंटायर एशियन कॉन्टिनेंट। ध्यान रखिएगा, ACD इज अ कॉन्टिनेंटल लेवल बॉडी, ठीक है, बहुत जरूरी है, इट इज अ कॉन्टिनेंटल लेवल बॉडी, ताकि जो अलग अलग फोरम्स हैं उन सारे फोरम्स में हम लोग कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन लाए, इसलिए एशियन कोऑपरेशन डायलॉग बनाई गई है। और इसकी कई सारी डायलॉग्स भी कंप्लीट हो चुकी है, राइट, पिछले 20 सालों में कई सारे डायलॉग्स हैव बीन कंप्लीटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया 18 मेंबर से भी वो 35 मेंबर पहुंचे हैं, यानी कि कंप्लीट एशिया इज कवर्ड। जिन बॉडीज में अभी अगर हम लोग इसका एक ऑयलर डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारी बॉडीज, जैसे कि एक तरफ अगर मैंने SCO ड्रॉ कर दिया तो SCO की कुछ बॉडीज आपको कॉमन मिलेंगी विथ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बना दूं सार्क, ठीक है, अब सार्क की कुछ बॉडीज आपको कॉमन मिलेंगी विथ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की कुछ बॉडीज आपको कॉमन मिलेंगी विथ MGC, राइट, और MGC की आपको बॉडीज कॉमन मिलेंगी विथ अनदर बॉडी कॉल्ड एज आसियान। तो इसी चीज को इंटीग्रेट करने के लिए एशियन कोऑपरेशन डायलॉग है, जहां पे भी आपको दिख रहा है कॉमनलिटी, सभी को साथ में लाना है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि कुछ देश हैं जो आपको ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेंगे एशियन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा रुख होता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, तो ये थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं, तो इन्हें भी साथ में लाया गया है एट द एशियन कोऑपरेशन डायलॉग। प्लीज रिमेंबर, ACD brings entire Asian continent together. It is a continental level body to bring coordination between all the other regional organizations, right? So remember about ACD, इसके ऊपर भी सवाल जरूर बन सकते हैं। So that completes our today's class. आज की हमारी क्लास की समाप्ति यही हो रही है। इनफैक्ट अगले हफ्ते मंडे से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं कि सर ब्रिक्स कहाँ हैं, राइट, सर दूसरी बॉडी रिक कहाँ पे है, रिक ट्रायंगल, IBSA कहाँ पे है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज आपने मिस कर दी, मिस नहीं किए। हमारा अगला जो डिस्कशन होने वाला है वो इंडिया स्पेसिफिक होने वाला है, वेयर आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द बॉडीज इन विच इंडिया इज अ मेंबर। इनफैक्ट कुछ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि SCO हो गया, सार्क हो गया, MGC हो गया, बिम्स्टेक हो गया। तो आगे जो भी बॉडीज है नॉट रीजन स्पेसिफिक, नाउ रीजन्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे हम लोग यूरोपियन रीजन कवर कर लिया, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन रीजन, यूरेशियन रीजन कवर हो गया, एशियन रीजन भी कवर हो गया है। अब एशियन रीजन में हम तो आते हैं, एशिया का भाग है, साउथ एशियन रीजन में हम लोग आते हैं, तो इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया कनेक्टेड डिस्कशन होगी। इंडिया और बॉडीज कहीं की भी हो, इट इज नॉट रीजन स्पेसिफिक, इट इज नाउ इंडिया स्पेसिफिक बॉडीज, जहां पे भी इंडिया मेंबर, जैसे यहाँ पे आसियान की मैंने बात की, लेकिन ईस्ट एशिया समिट की मैंने बात नहीं की, तो हम लोग ईस्ट एशिया समिट के बारे में बात करेंगे। Probably we'll also talk about ASEAN रीजनल फोरम, आसियान के बारे में बात की, लेकिन ASEAN रीजनल फोरम के बारे में बात नहीं की, तो रीजनल फोरम के बारे में बात, इंडिया वहां पे भाग है,
ठीक है। एससीओ के बारे में हम लोगों ने बात की। दूसरी बॉडीज जहां पे समझ लीजिए ब्रिक्स है, ब्रिक्स विल टॉक अबाउट ब्रिक्स, विल टॉक अबाउट इंडिया स्पेसिफिक बॉडीज in our subsequent discussion, right? So the regional discussion is over. India specific discussion from next class. Till we meet next time, please stay safe and always stick to the schedule. And remember, if you want to follow me, you can follow me on this particular ID @RahulSai222, right? इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ इस प्रेजेंटेशन की PDF शेयर कर दूंगा, right? That's it. Till we meet next time. Bye bye. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।